नमस्कार दोस्तों, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में चैप्टर नंबर 8 जिसमें कवि ऋतुराज जी की एक कविता दी हुई है कन्यादान। तो आज इस चैप्टर से संबंधित हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, साथ ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ और भी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्नों के। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो आप जानते हैं कि कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज जी ने तत्कालीन जिस समाज की बात की है उसमें खास तौर से बहुओं को उन पर बड़े अत्याचार किए जाते थे, दहेज इत्यादि के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो कन्यादान कविता में कवि ऋतुराज जी ने अपने विचार एक माँ के द्वारा अभिव्यक्त किए हैं। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय, कन्यादान आप जानते हैं कि विवाह के समय निभाई जाने वाली एक रस्म का नाम है, जिसके बाद मतलब कन्यादान की रस्म पूरी करने के बाद विवाह को संपन्न मान लिया जाता है। कहते हैं कि कन्यादान सबसे बड़ा दान भी होता है। तो माँ कन्यादान के समय अपनी बेटी को कुछ सीख दे रही है। तो उस सीख में से ही एक सीख जो माँ ने दी है, कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो प्रश्न ये है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माँ अपनी बेटी को शोषण और अत्याचार से बचाना चाहती थी। इसलिए माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम लड़कियों जैसी सरलता कोमलता तो अपने अंदर बनाए रखना, स्वार्थी और झगड़ालू प्रवृत्ति की मत बनना, परंतु अपने स्वभाव की सरलता को लोगों के सामने प्रकट मत होने देना, अन्यथा वे लोग तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे। इसीलिए माँ कहती है कि लड़की होना यानी कि लड़कियों जैसे सारे गुण अपने अंदर रखना, उसे मत खोना। मतलब तुम बहुत रूड बिहेवियर किसी के साथ मत करना, परंतु अपनी कोमलता, अपनी सरलता, अपनी भावुकता, अपने इमोशन को लोगों के सामने, यहाँ लोगों के कहने का मतलब है कि ससुराल पक्ष के लोगों के सामने अपनी सरलता को प्रकट मत करना, नहीं तो वो लोग तुम पर बिना वजह का जो चीजें जायज नहीं है उस पर भी तुम्हारे ऊपर दबाव बनाएंगे, तुम्हारा अत्याचार करेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे। इसलिए माँ ने अपनी बेटी को सीख देते हुए यह बात कही थी कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब यहां से आपसे दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर क जो दिया गया है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न इसी में पूछा गया है कि माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा। तो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया कि कवि ऋतुराज जी इस कन्यादान कविता में जिस तत्कालीन समाज के बारे में बात कर रहे हैं, उस समाज में स्त्रियों की स्थिति बड़ी खराब थी। स्त्रियों को कोई सम्मान नहीं मिलता था। खास तौर से बहुओं की बात यहाँ पर की जा रही है कि ससुराल के पक्ष लोग उन्हें बस कर्तव्य पूर्ति का साधन समझते थे कि वो घर में है, घर की जिम्मेदारियों को वहन करे, कुछ बोले ना। और सबसे बड़ी जो उस समय दुर्व्यवस्था थी कि बहुओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, और इतना प्रताड़ित कि कभी कभी तो वो लोग गुस्से में आकर के बहुओं को जला के मार देते थे, और कभी कभी तो इतनी प्रताड़ना सहते सहते लड़कियां अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती थी, किसी से कह नहीं पाती थी, इसके लिए वो खुद ही आग में जल करके अपना मतलब आप समझ रहे हैं कि आत्महत्या कर लेती थी। ठीक है, तो ये स्थिति है जिस समाज की बात कर रहे हैं ऋतुराज जी इस कविता के माध्यम से। तो आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, यह भी माँ द्वारा अपनी बेटी को दी गई एक सीख है। माँ अपनी बेटी को सचेत करती है, वार्न करती है कि आग जो है उसका उपयोग सिर्फ रोटियां पकाने के लिए करना, तुम कभी भी उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। ठीक है, इसलिए माँ अपनी बेटी को सचेत करती है कि कोई भी परिस्थिति हो तुम उसको बर्दाश्त मत करना, उस पर उचित कदम उठाना, उचित बातचीत करना, लेकिन कभी भी उस अग्नि में जल करके खुद को
हानि मत पहुंचाना। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो आपका आंसर होगा कि इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि जो बहू होती थी वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां अर्थात भोजन इत्यादि पकाती है, फिर भी उसे अत्याचार सहना पड़ता है। बहू को उचित सम्मान नहीं मिलता था और कई बार तो उसे दहेज की आग में जला तक दिया जाता था। तत्कालीन जिस समाज की बात कर रहे हैं ऋतुराज जी, उस समय दहेज प्रथा का प्रचलन बहुत अधिक था और दहेज के लिए बहुओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। और इसी में आपका दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि माँ ने बेटी को सचेत करना। सचेत करने का मतलब होता है कि सावधान करना, सतर्क करना। तो सतर्क करना जरूरी क्यों समझा? तो इसका आंसर भी आप देख लीजिए। माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब आप समझ रहे हैं कि बेटी अभी उम्र में बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत कम उम्र की थी। और आपकी कविता की पंक्तियां भी है ना कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली और सरल थी, यानी कि उस लड़की की एज बहुत कम थी और वह अभी पढ़ने वाली छात्रा थी और उसी समय उसकी शादी भी हो रही है, उसका विवाह हो रहा है। ठीक है, तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी सयानी नहीं थी अर्थात बड़ी नहीं थी और उसकी उम्र भी कम थी और उसे सिर्फ सुख का ज्ञान था। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सुख का ज्ञान था, सबसे पहले तो आप समझ रहे हैं कि लड़की एज में कम है और वो अभी पढ़ने वाली छात्रा है यानी कि स्टूडेंट है और माँ बाप के पास है, तो बेटी ने अभी तक सिर्फ सुख ही सुख देखा है। उसने अभी तक समाज में लोगों का किस तरह से बिहेवियर होता है लड़कियों के प्रति या बहुओं के प्रति, इसका अंदाजा यानी कि ये जो दुख है उसका आभास उसे बिल्कुल नहीं था। माँ बाप के पास वो अभी तक बड़े ही सुख चैन और खुशी से रह रही थी, तो उसे सिर्फ सुख का ज्ञान था। वह समाज में व्याप्त बुराइयों से अनजान थी। वास्तव में बहुओं को घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। मैंने आपको बताया कि बहुओं से सिर्फ कर्तव्य पूर्ति की अपेक्षा रखी जाती थी कि घर गृहस्थी के वो सारे काम करे, बस कुछ बोले मत और दहेज में ढेर सारे रुपए और पैसे लेकर के आए, अपना मुंह ना खोले। इस तरीके से बहुओं से अपेक्षा की जाती थी। तो उन्हें वस्तुओं और गहनों के प्रलोभन दिए जाते थे, यानी कि उन्हें वस्त्रों, गहनों, आभूषणों आदि का प्रलोभन दिया जाता था, उन्हें लालच दिया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे। मिला जुला करके कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। एक बहू होने के नाते उनका जो सम्मान होता है, आप उन्हें बेटी के जैसे रखते नहीं थे, ठीक से बात नहीं करते थे, हमेशा उन्हें ताने देना, भला बुरा कहना, इस तरीके से उन्हें सम्मान नहीं मिलता था। साथ ही दहेज वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित किया जाता था, तो उन पर अत्याचार किए जाते थे, कभी कभी तो उन्हें जला तक दिया जाता था। परंतु वास्तविकता तो यह है कि गहने और वस्त्र यानी कि कपड़े स्त्री जीवन के बंधन होते हैं। माँ ने कहा है ना कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने अपनी बेटी को यह सीख भी दी है। तो अपनी बेटी को इन्हीं दुर्दशाओं से बचाने के लिए माँ अपनी बेटी को सचेत करती है, उसे आगाह करती है, सावधान करती है। इसीलिए माँ ने अपनी बेटी को कुछ सीख दिए हैं। उनमें ये बात है कि माँ ने बोला है कि अत्याचार सहन मत करना, तो यह भी एक माँ द्वारा बेटी को दी गई सीख ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। अब पाठिका का मतलब होता है स्टूडेंट, छात्रा। ठीक है, यानी कि आपने पहले ही पढ़ा कि वो लड़की अभी कम उम्र की और अभी पढ़ने वाली छात्रा ही थी और उसी समय उसका विवाह भी होने लगता है। और यह भी बात इसमें आती है कि लड़की को अभी सिर्फ सुख का ज्ञान था, माँ बाप के पास रहते हुए उसने सिर्फ सुख ही सुख देखा था, अभी उसे दुख का आभास नहीं था। तो इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे मन में लड़की की क्या छवि आती है? तो देखिए
कि इन पंक्तियों को पढ़कर एक ऐसी लड़की की छवि सामने उभर कर आ रही है जो अभी पढ़ने वाली कम उम्र की छात्रा है। पाठिका मतलब छात्रा, स्टूडेंट, ठीक है। और उसने अभी तक सिर्फ सुख का ही अनुभव किया है। उसने अभी तक अपने जीवन में, जब तक वो माँ बाप के पास रह रही थी, अभी तक उसने दुख को देखा ही नहीं था। बड़ी खुश थी, दुख से अनजान है। वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। भावी जीवन यानी कि आप समझ रहे हैं कि अब उसका विवाह होने जा रहा है। तो विवाह जब भी किसी लड़की का होता है, यह बात सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं, हर लड़की के मन में यही इच्छा होती है कि वह ससुराल में जाएगी तो उसके पति उस पर मोहित होंगे, उसे ढेर सारा प्यार करेंगे, ससुराल पक्ष के लोग उसे सम्मान देंगे, उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, नाजों से पालेंगे, घर में रहेगी, खुश रहेगी। तो ये जो आप उसे भ्रम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं वो हर लड़की के मन में होती है। तो ये लड़की ने तो अभी उम्र भी कम है, साथ ही भी पढ़ने वाली छात्रा है, सिर्फ सुख ही सुख देखा है, दुख के बारे में भी जाना ही नहीं है। तो वह भी अपने भावी जीवन की यानी कि विवाह के पश्चात इन्हीं सब की कल्पनाओं में खोई हुई थी। वह केवल, अब ये जो पंक्ति दी गई है कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, क्या है कि वह केवल तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब भी कोई कविता होती है उसमें तुकबंदी होती है और उसमें लय यानी कि उसे हम अच्छे से गा सकते हैं, तो उस कविता के प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है, हम बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। तो ऐसे में उस लड़की को विवाह के केवल मोहक पक्ष का ज्ञान था, वास्तविकता से अनजान थी। इसका मतलब यही है कि उसने सिर्फ सुख का अनुभव किया है और वो अपने विवाह के पश्चात के जीवन में भी सिर्फ सुखों के बारे में सोच रही है। यही कि उसे बहुत मान सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, वो बहुत सुंदर है, लोग तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। इस तरीके की जो कल्पनाएं होती हैं भावी जीवन को लेकर के, वह इसी में अभी तक उलझी हुई है। वास्तविकता क्या है आप जानते हैं, जब भी कोई नया रिश्ता जुड़ता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं जुड़ता है, उसके साथ जिम्मेदारियां जुड़ती हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि तत्कालीन जिस समाज का वर्णन कवि ऋतुराज जी कर रहे हैं, उस समय तो बहुओं को उनके हक का सम्मान तक नहीं मिलता था, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे में किसी लड़की का यह सोचना कि वह ससुराल में बहुत खुश रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रशंसा की जाएगी, तो यह इसी बात को दर्शाता है कि लड़की को सिर्फ अभी सुख का ही एहसास था, उसने दुख के बारे में अभी बिल्कुल नहीं जाना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, कि माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। अंतिम पूंजी का मतलब ही पहले समझ लीजिए, फिर हम इस आंसर को पढ़ेंगे। अंतिम का मतलब होता है आखिरी, लास्ट, और यहाँ पर पूंजी का अर्थ है रुपया, पैसे, धन, दौलत से। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि सब बहुत कॉमन सी बात है कि बच्चे जो होते हैं, यानी कि माँ बाप के लिए उनके बच्चे दौलत के समान होते हैं। कहते हैं कि बच्चे ही अपने माँ बाप के सबसे बड़ी दौलत होते हैं। कोई माँ बाप के पास कुछ और हो ना हो, पर उनके बच्चे उनके पास होते हैं तो उन्हें लगता है यही हमारी अमानत है। ठीक है, तो वो लड़की हो या लड़का, दोनों पर ये बात लागू होती है। और अंतिम पूंजी का मतलब है धन। तो आप जानते हैं कि धन को, पैसे को कितना संभाल कर रखा जाता है। तो यहाँ माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, तो आप जानते हैं कि माँ एवं बेटी का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल दोस्त की तरह होता है। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ उसके साथ अपने सुख दुख सब कुछ शेयर करती है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, माँ एवं बेटी का संबंध यानी कि उनका जो रिलेशन होता है वह मित्रतापूर्ण होता है। एक दूसरे की सखी की तरह वो एक दूसरे को ट्रीट करने लगती है। माँ अपनी बेटी से अपने सुख दुख, बीते हुए कल जो भी होता है सब कुछ अपना शेयर करती है। तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि माँ अपना सुख दुख सब कुछ अपनी बेटी के साथ बांटती थी, उसके साथ शेयर करती थी। उसकी बेटी ही उसके सुख दुख की साथी थी, यानी वो दोनों लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। माँ को कुछ परेशानी है तो बेटी से कहती थी, बेटी उसे समझती थी, सुनती थी। तो माँ के लिए उसकी बेटी एक तरीके से उसकी दोस्त की तरह थी, उसकी सखी की तरह थी। इसके अलावा माँ के लिए उसकी बेटी सबसे प्रिय वस्तु
प्रिय वस्तु आप समझ रहे हैं कि पूंजी कहा गया है, तो आप जानते हैं कि धन कितना प्रिय होता है, तो धन से भी ज्यादा प्रिय उसे उसकी बेटी थी, तो पूंजी की तरह उसको मतलब बहुत संभाल करके रखती थी। क्योंकि आप जानते हैं कि माँ अपनी बेटी को जन्म देती है, बेटी नहीं अपने हर बच्चे को, जो भी लड़की हो या लड़का हो, उसको जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। और यहाँ पर बेटी है तो उसने उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा है, यानी कि दोनों में एक तरीके से सखी जैसा व्यवहार है, मित्रवत व्यवहार है। माँ अपना सुख दुख शेयर करती है। और आज जब वह कन्यादान की रस्म पूरी कर रही है तो उसे ये लग रहा है कि अब अपनी बेटी की किसी को सौंपने जा रही है और बेटी तो ससुराल चली जाएगी, उसके पश्चात माँ एकदम अकेली हो जाएगी। तो इसीलिए माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी के समान लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि माँ के पास वही एक आखिरी पूंजी हो, आखिरी धन है जो अब वो किसी और को दान में देने जा रही है। इसीलिए कहा गया कि माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी के समान लग रही थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आप कह सकते हैं कि माँ ने बेटी को जो सीख दी है वो ऋतुराज जी के अपने महत्वपूर्ण विचार हैं। तो माँ ने कन्यादान करते समय अपनी बेटी को कुछ कुछ सीखें दी हैं, जिसमें सबसे पहली सीख माँ ने क्या दिया कि कभी भी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर मत रीझना। यानी कि प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ। माँ कह रही है कि कोई तुम्हारे खूबसूरती की, तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करे तो उस पर रीझ मत जाना। दूसरी सीख माँ ने क्या दी थी कि घर गृहस्थी के सभी कार्य करना, परंतु अत्याचार सहन मत करना। ये बात बार बार माँ ने अपनी बेटी को समझानी चाहिए है कि होता क्या था कि बहुएं किसी से कह नहीं पाती थी, अपनी आवाज उठा नहीं पाती थी, तो कभी कभी तो उन्हें जला दिया जाता था, कभी कभी वो उस प्रताड़ना से इतनी तंग आ जाती थी कि अपने आप को ही वो सुसाइड कर लेती थी, आत्महत्या कर लेती थी। तो माँ अपनी बेटी को सावधान करते हुए बोलती है कि घर गृहस्थी के सभी कार्य करना, यानी कि अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करना, परंतु कोई अगर तुम्हें प्रताड़ित करे, तुम पर अत्याचार करे, तो उसको सहन मत करना, यानी कि अपनी आवाज उठाना, बात करना। ठीक है, फिर क्या माँ ने सीख दी कि आग का उपयोग, आपने पढ़ा है ना कि माँ बोलती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो माँ बोलती है कि आग का उपयोग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए ही करना, उसका दुरुपयोग अपने जलने के लिए मत करना। नेक्स्ट, माँ ने कहा है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो ये वही है, माँ कहती है कि वस्त्रों और आभूषणों, वस्त्र यानी कि कपड़े और आभूषण यानी कि गहने, ज्वेलरी वगैरह, तो वस्त्रों और आभूषणों के मुंह में फंसकर अपना व्यक्तित्व मत खोना, यानी कि अपनी पर्सनालिटी को मत खोना। ये सब यानी कि ये जो कपड़े और गहने हैं ये सब स्त्री जीवन में बंधन के समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या सीख दी माँ ने? माँ ने कहा ना कि लड़की हो ना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर भी माँ अपनी बेटी को सावधान करते हुए कहती है कि नारी सुलभ गुण, यानी कि आप जानते हैं कि औरत में कुछ नैसर्गिक तौर पर कुछ गुण होते, जैसे कोमलता हो, मधुरता हो, स्वभाव में मधुरता होती है। तो माँ बोलती है कि लड़कियों जैसे सारे गुण अपने अंदर रखना, तुम झगड़ालू प्रवृत्ति की मत बन जाना, परंतु अपने इन गुणों को तुम उनके सामने प्रकट मत करना, यानी कि अपनी स्वभाव की सरलता को उनके सम्मुख प्रकट मत करना, नहीं तो वे तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके अभ्यास के प्रश्न। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपको एक और प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न क्या है? आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? इसी प्रश्न को अथवा करके दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कन्यादान शब्द द्वारा वर्तमान में कन्या के दान की बात करना कहाँ तक उचित है। अच्छा, विवाह में एक रस्म होती है कन्यादान, पर पुत्र दान तो नहीं होता।
तो फिर कन्या के साथ जो दान शब्द जुड़ता है, तो दान का मतलब आप समझते हैं, दान क्या होता है कि आप कोई वस्तु या पैसे जब भी किसी को दान कर देते हैं, उसके पश्चात आपका उस पर कोई अधिकार नहीं होता। आप फिर जैसे मान लीजिए आपने कोई पुस्तक किसी को दान कर दी, तो फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं, आप उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं कि नहीं ये मेरा है, मैंने तुम्हें दान कर दिया है। दान कर देने का मतलब कि उस वस्तु पर अब आपका कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि कन्या के साथ दान करना शब्द प्रयोग जो है सम्मान बोधक नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कन्या कोई वस्तु नहीं है, कोई कॉपी पेन पेंसिल या पैसा नहीं है जिसको आपने किसी को दान कर दिया, ठीक है। इससे यह प्रतीत होता है कि मानो कोई कन्या वस्तु है जिसे दान दिया जा सकता है। भाई कन्या कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। फिर कन्या के साथ दान शब्द जुड़ना, कहीं पुत्र दान नहीं होता, पति दान नहीं होता, पुरुष दान नहीं होता, फिर कन्या के साथ दान शब्द जुड़ना एक तरीके से कन्या की आप कह सकते हैं कि ये सम्मान बोधक शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानो कन्या व्यक्तित्वहीन है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। तो इस शब्द प्रयोग से ऐसा भी लगता है कि मानो कन्यादान करने के पश्चात कन्या के माता पिता के साथ उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है, क्योंकि माता पिता के द्वारा यह रस्म पूरी की जाती है कन्यादान। तो अब दान की गई वस्तु पर तो दान करने वाले का फिर कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो इससे यह भी लग रहा है कि जब माता पिता ने अपनी कन्या का दान कर दिया तो अब उनका अपनी बेटी के साथ कोई संबंध ही नहीं बचा है। तो इस प्रकार उनका अपनी बेटी पर से जो अधिकार होता है वो खत्म हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह दोनों ही अर्थ, यानी कि कन्या के साथ जो दान शब्द जुड़ता है वह सम्मान बोधक नहीं है, साथ ही दान जो व्यक्ति किसी वस्तु का दान कर देता है तो फिर उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो ये दोनों ही जो अर्थ हैं वह अनुचित हैं, क्योंकि कन्या के साथ दान शब्द सम्मान बोधक नहीं है, ठीक है। ये हो गए आपके अभ्यास प्रश्न। अब इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और जो पहला प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कन्यादान कविता का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब इस प्रश्न को आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है कि कन्यादान कविता में निहित संदेश पर प्रकाश डालिए, कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। और एक तरीके से पूछा जा सकता है कि कन्यादान कविता का मूल उद्देश्य या मूल भाव क्या है। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे कि कन्यादान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहती हूँ कि माँ द्वारा जो उसकी बेटी को सीख दी गई है वही मुख्य उद्देश्य है। ऋतुराज जी का वही मुख्य उद्देश्य है उस समय समाज को स्त्री के बारे में जागरूक करने के लिए। वो स्त्री को स्ट्रांग बनाना चाहते थे कि वह अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी आत्मसम्मान के लिए बोले, बात करे, आत्महत्या न करे। और जो स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता था उससे, उस तत्कालीन समाज से स्त्री को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो बेसिकली माँ जो अपनी बेटी को सीख दे रही है वही मुख्य उद्देश्य है, वही मूल भाव है, ठीक है। तो देखिए कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। कवि नारी को सशक्त और जागरूक करना चाहते हैं, उसे समाज में होने वाले शोषण के प्रति सचेत करना चाहते हैं। कवि ने कहा है, इसीलिए माँ ने सीख दी है। माँ अपनी बेटी को बार बार क्या सतर्क करती है, सावधान करती है। तो कवि ने कहा है कि नारी का सौंदर्य, प्रशंसा, वस्त्र, आभूषण आदि उसे बंधन में बांधने के नए नए ढंग हैं और नारी इन्हीं सब बातों में, इन्हीं जालों में फंसकर अपना व्यक्तित्व खो बैठती है और कभी कभी तो उसे अग्नि में जला तक दिया जाता है। अब जानते हैं कि दहेज के लिए कभी कभी ससुराल पक्ष के लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते थे कि वो गुस्से में खुद ही अपनी बहू को जला डालते थे और कभी कभी तो उनके प्रताड़ना की वजह से बहू स्वयं ही आत्महत्या कर लेती थी। तो ये दोनों ही कंडीशन थी उस समय, ठीक है। इसलिए
तो कवि कह रहे हैं इसलिए नारी को अपनी कमजोरियों के प्रति सचेत होकर शोषण एवं अत्याचार के प्रति सजग रहना चाहिए। आपने पढ़ा ना कि माँ ने सीख दी कि घर गृहस्थी के सारे कार्य करना, यानी कि अपने जिम्मेदारियों का वहन करना, उसको पूरा करना, परंतु किसी का अत्याचार शोषण सहन मत करना। तो नारी को यह सीख दी गई कि कभी भी अत्याचार सहन नहीं करो। यही इस कविता का मूल उद्देश्य है, मूल भाव है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लड़की की विदाई के क्षण मां के लिए ही विशेषतः अधिक दुखद क्यों होते हैं? कन्यादान कविता के आलोक में उत्तर दीजिए। देखिए, इस प्रश्न का आंसर बहुत सरल है। आपने देखा है ना कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, माँ और बेटी का रिश्ता एकदम मित्रतापूर्ण होता है। माँ अपने बेटी को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, बड़ी करती है, उसकी देख रेख करती है, उसके साथ अपना सुख दुख शेयर करती है। तो ऐसी स्थिति में जब कन्या की विदाई होकर के वह किसी और के घर जाने लगती है तो सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो माँ को होता है। इसीलिए आपकी कविता की पहली पंक्ति क्या है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यहाँ पर प्रामाणिक कहने का मतलब यह है कि माँ का दुख प्रामाणिक है, उसे प्रमाण करने मतलब उसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यह जग जाहिर है कि कन्यादान के समय माँ बहुत दुखी होती है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए कि लड़की के विदाई के क्षण माँ के लिए ही विशेषता अधिक दुखद क्यों होते हैं? माँ के लिए उसकी बेटी उसकी सखी जैसी होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। एक प्रकार से बेटी माँ के लिए अंतिम पूंजी होती है। माँ जन्म देने से लेकर पालन पोषण कर उसे बड़ी करती है, और जब बेटी ससुराल जाने लगती है तो माँ नितांत अकेली पड़ जाती है। इसलिए लड़की के विदाई के क्षण माँ के लिए विशेष करके बहुत दुखद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्यादान कविता में किसे दुख बांचना नहीं आता था और क्यों? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने पढ़ा है कि कन्यादान में जो कविता थी, दुख बांचना नहीं आता था। इस पंक्ति का मतलब ये है कि कन्या को अभी दुख का अनुभव ही नहीं था। ये आपने पढ़ा कि वह अभी पाठिका थी और जो उम्र भी कम थी, अभी सयानी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो अपने माँ बाप के पास रहती है उसने सिर्फ सुख का अनुभव किया है, सिर्फ सुख ही सुख महसूस किया है। उसने अभी तक अपने जीवन में कोई भी कष्ट कोई दुख नहीं देखा है। तो कन्यादान कविता में प्रश्न क्या है आपका कि कन्यादान कविता में किसे दुख बांचना नहीं आता था, यानी कि लड़की को। तो कन्यादान कविता में वर्णित जो लड़की है उसको दुख बांचना नहीं आता था, अर्थात लड़की ने अभी तक दुख का अनुभव ही नहीं किया था। लड़की को ससुराल में मिलने वाले सुखों का तो आभास था, किंतु वहां मिलने वाले दुखों एवं कष्टों का आभास नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कन्यादान कविता की मां परंपरागत मां से कैसे भिन्न है? तो यहाँ पे आप जो परंपरागत शब्द का पहले मीनिंग समझ लीजिए कि परंपरागत माँ क्या। परंपरागत माँ क्या आप जानते हैं कि जो जिस तत्कालीन समाज की बात कवि ऋतुराज जी यहाँ पर कर रहे हैं उसमें क्या माँ अपने सारे दुख झेली है, यानी कि ससुराल में रहते हुए अपने ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा सारे दुख सहन किए हैं, उसे प्रताड़ित किया गया है। पर वो माँ क्या होती थी, फिर भी अपनी बेटी को ये सीख देती थी कि हाँ ससुराल में जाना, वो जो भी कहे उस सबको अच्छे से मान लेना, कभी उनका जवाब मत देना, है ना। यानी कि जो दुख मिले उसको अपना तुम झेलती रहना, पर उसके खिलाफ कभी आवाज मत उठाना, वो जो कहें वो उचित हो या अनुचित हो सब कुछ मान लेना। पर ये माँ जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है, यानी कि जो कन्यादान कविता में जो वर्णित माँ है, तो आप कह सकते हैं ना, इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो कन्यादान कविता की माँ है वो बेसिकली ऋतुराज जी के विचार हैं, क्योंकि उन्होंने कविता लिखी है तो उसके माध्यम से हमें वो संदेश देना चाहते हैं। तो वो माँ भिन्न है परंपरागत माँ से, यानी कि अब तक जिस तरह से माँ अपनी बेटी को संदेश या सीख देती रही हैं कि जो कुछ मिले उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लेना, सुख हो या दुख हो सब कुछ झेलती रहना, उचित अनुचित वो जो कहे सब मान लेना। पर ये माँ यानी कि कन्यादान में जो माँ है वह इससे भिन्न है।
तो आपने देखा है कि वो अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, तो यही उसकी भिन्नता है। तो देख लीजिए, कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से भिन्न है क्योंकि वह जागरूक है। कन्यादानी कविता की माँ जागरूक है और अपनी बेटी को भी जागरूक बनाना चाहती है। तो परंपरागत माँ अपनी बेटी को क्या सीख देती है, देखिए कि अपना सर्वस्व त्याग करके भी ससुराल में सभी को प्रसन्न रखना, उचित अनुचित हर बात को स्वीकार कर लेना। परंतु जो कन्यादान कविता में माँ है वह कहती है ना कि ससुराल में घर गृहस्थी के सभी कार्य करना, परंतु अत्याचार और शोषण सहन मत करना। यानी कि अगर तुम्हारे साथ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, अपनी बात को रखना, अपना व्यक्तित्व मत खोना। और क्या बोला था कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह स्त्री जीवन के लिए बंधन है। तो माँ बोलती है ना कि वस्त्र और आभूषणों के मोह में फंसकर अपना व्यक्तित्व मत खोना, यानी कि अपनी पर्सनालिटी मत खोना। इसी में आपने ये भी पढ़ा था ना कि माँ ने कहा था कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यह भी इसमें आप लिख सकते हैं। माँ ने यह भी, परंपरागत माँ क्या यही बोलती थी ना कि परंपरागत माँ वो यही बोलती थी कि दुख मिले सुख मिले सब अपना भाग्य समझ लेना, कोई गलत सही जो भी बोले उसे सब कुछ मान लेना, कभी किसी का जवाब मत देना। पर ये माँ क्या बोलती है कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, यानी कि अपने स्वभाव की सरलता को प्रकट मत करना। मतलब तुम बाहर से स्ट्रांग रहना, मजबूत रहना, कोई कुछ बोले अगर गलत बोले तो उसका तुम प्रतिकार करना, उसका जवाब देना, बातचीत करना, मगर अपनी सरलता को प्रकट मत कर देना, नहीं तो वो लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। तो इस तरीके से जो कन्यादान कविता की माँ है वो परंपरागत माँ से इस तरीके से भिन्न है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कन्यादान कविता में माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है, अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि समाज की किस बुराई की ओर संकेत किया गया है, कन्यादान के आधार पर लिखिए। तो इसे आप समझ चुके हैं कि कन्यादान कविता में माँ द्वारा बेटी को दिए गए सीख से स्पष्ट है कि समाज में बहू केवल कर्तव्य पूर्ति की ही अपेक्षा रखी जाती थी। ससुराल पक्ष के लोग, मतलब वो लोग ऐसी बहू चाहते थे जो दिन भर सारे काम करे, उसे वो लोग उचित अनुचित जो भी अपशब्द भी बोले तो वो सबको सुन ले, सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, उनका जवाब ना दे, और मायके से ढेर सारा धन लेकर के आए दहेज में। तो ये सब बातें थी। तो समाज में बुराई यही थी कि बहू को उसके हिस्से का उचित सम्मान एवं प्यार नहीं मिलता था, और एक प्रकार से ससुराल पक्ष के लोग बहू पर अत्याचार करते थे और दहेज के लिए उसका शोषण भी किया जाता था। तो तत्कालीन समाज में यह बुराइयां थी। ठीक है, जिस समय की बात कर रहे हैं कवि ऋतुराज जी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि लड़की को धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका कहने से कवि का क्या तात्पर्य है, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए। इस तरीके का प्रश्न एक बार पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, और उसमें यही बात है, क्या कहेंगे कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी कि वह अभी छात्रा थी जो भी पढ़ाई कर रही थी। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार किसी कविता की तुकों से युक्त, यानी कि तुकबंदी जो होती है वो शब्द अगर कविता में रहते हैं, साथ ही वो कविता को लय से अच्छे से गाया जा सकता है, तो वो कविता हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। उसी प्रकार लड़की को भी ससुराल में मिलने वाले सुखों का एक धुंधला सा प्रकाश और उसके मोहक पक्षों का ही ज्ञान था। इससे अधिक वो वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसे कष्ट एवं दुखों का आभास तक नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक अपने मायके में अपने माँ बाप के पास दुख का अनुभव ही नहीं किया था, उसने दुख को देखा ही नहीं था। और उसे क्या लगता था कि वो बहुत सुंदर है, सज धज कर अपने ससुराल में जाएगी तो उसके पति उस पर रीझेंगे, उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, ससुराल पक्ष के लोग उसे बड़े नाजों से रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे। लड़की के दिमाग में सिर्फ यही सब बातें थी, यानी कि सिर्फ मोहक पक्ष का ज्ञान था। उसको जिम्मेदारियों का, और तत्कालीन समाज में आप देख रहे हैं कि बहू को उचित सम्मान ही नहीं मिलता था।
उल्टा और प्रताड़ित किया जाता था, दहेज के लिए बहुओं को जला तक दिया जाता था। तो इन सब बातों का आभास उसे बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दिया है क्या वह आज के युग के अनुकूल है? पक्ष या विपक्ष में तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि वर्तमान संदर्भों में कन्यादान कविता कितनी उपयुक्त है, स्पष्ट कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम हैं और इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि माँ जो बेटी को सीख दे रही है, आप यदि उसके पक्ष में हैं तो भी अपना तर्क दीजिए, और यदि आप उसके पक्ष में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, तो भी अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर मैं अपने तरीके से दे रही हूँ। आप यदि इस सीख के पक्ष में हैं तो पक्ष में आंसर दीजिए, और यदि आप इस सीख के पक्ष में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, तो उस तरीके से अपना आंसर प्रस्तुत कीजिएगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वह पक्ष में है, यानी कि माँ जो सीख दे रही है मैं उसके पक्ष में अपनी बात को रख रही हूँ। तो कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी है वह उसके भले के लिए दी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कवि जिस तत्कालीन समाज की बात कर रहे हैं उसमें बहुओं का शोषण किया जाता था, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, और इतनी प्रताड़ना कि कभी कभी उन्हें जला तक दिया जाता था, और कभी कभी इतना अत्याचार कि बहुएं स्वयं को जला लेती थी। तो माँ अपनी बेटी की भलाई के लिए कह रही है, इसलिए मैं माँ की सीख के पक्ष में अपना आंसर दे रही हूँ। ठीक है, आपको यदि इस सीख के पक्ष में आंसर नहीं देना है तो आप अपना आंसर उस तरीके से लिखिएगा। तो माँ जो सीख देती है वो उसके भले के लिए दे रही है। माँ ने अपने जीवन में नारी शोषण की कहानी का अनुभव किया है। सबसे पहले तो आप समझ रहे हैं कि माँ परंपरागत माँ से भिन्न इसलिए भी है कि उसने अपने जीवन में जो कुछ देखा था, जो कुछ सहन किया था, उससे माँ ने जो सीखा वह सीख वह अपनी बेटी को दे रही है। ठीक है, परंपरागत माँ क्या थी कि वो सारे दुख सारी तकलीफें सही है, पर वो अपनी बेटी को भी उससे लड़ने के लिए, उससे जूझने के लिए नहीं बोलती है कि हाँ तुम इसका प्रतिकार करना, जवाब देना। नहीं, वो तब भी यही बोलती थी कि नहीं, सुख दुख जो है सब भाग्य में लिखा होता है, उचित अनुचित वो जो भी कहें सब मान लेना, तुम्हें वही रहना है, इस प्रकार की बातें। ठीक है, पर कन्यादान कविता की माँ ऐसी नहीं है। तो माँ ने अपने जीवन में नारी शोषण की कहानी का अनुभव किया है, तो नई बहू की सरलता का लाभ उठाकर उस पर अनुचित दबाव बनाया जाता था, उस पर अत्याचार किए जाते थे। माँ नहीं चाहती थी उसकी बेटी की सरलता का गलत फायदा उठाया जाए, इसलिए यह सीख युग के अनुकूल है। यानी कि यह जो सीख है वह वर्तमान संदर्भों में भी उपयुक्त है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।